अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन, इसके अलावा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ के हवाले से। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, तब बारी बारी तमाम बातों को समझते हैं। तो डेफिनेशन है बेटा हमारे पास द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, mechanism of reaction and factors that affect the rate of a chemical reaction is known as chemical kinetics। ठीक है, तो इसमें स्टडी करते हैं बेटा हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से मुराद है बेटा स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन मीन्स कि रिएक्टेंट जो है वो कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में तब्दील होता है, इसी को हम कहते हैं बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हमारी आम जिंदगी में बेटा कुछ रिएक्शन फास्ट भी होते हैं और कुछ रिएक्शन जो है बेटा वो बहुत स्लो भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम फास्ट रिएक्शन की बात करें तो उसमें क्या है बेटा हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल जो कि एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, और उसके अलावा बेटा जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे में जो जंग लगने का अमल है, वो बहुत ही स्लो रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर हम इंडस्ट्री में कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और अगर उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय चेंजिंग सम फैक्टर्स। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को चेंज करने से क्या है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क पड़ता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ भी हो सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने मुताबिक क्या है बेटा फैक्टर्स को तब्दील करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अमूमन क्या है बेटा आमतौर पर हम क्या है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं ताकि प्रोडक्ट जो है वो जल्द से जल्द हासिल हो जाए और टाइम जो है वो बच सके। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके अलावा बेटा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन यानी कि जो रूट ऑफ रिएक्शन है, पाथ ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन किस रास्ते से होता हुआ जा रहा है और हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि है बेटा हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास बेटा इथाइन है, इसमें क्या है बेटा हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, तो इस अमल को कहते हैं बेटा हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की एडिशन होगी इथाइन में, वो डायरेक्ट होगी? ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये रिएक्शन जो है बेटा ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है, तो इसमें क्या है बेटा हाइड्रोजन की जो एडिशन है इथाइन में वो डायरेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बेटा हाइड्रोजन जो है वो एक कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है जिसका नाम है बेटा निकल। ठीक है, निकल क्या है बेटा एक मेटल है, तो इस रिएक्शन में इस कैटलिस्ट का होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर ये कैटलिस्ट मौजूद होगा तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहले निकल की सरफेस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया बेटा एक स्टेप। उसके बाद क्या होगा बेटा निकल की सरफेस से जो हाइड्रोजन है वो ऐड होगा किसमें बेटा इथाइन में। ठीक है, ये हो गया बेटा सेकंड स्टेप। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा रूट ऑफ रिएक्शन, इसी को हम कहते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन जो है वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है बेटा आपके पास टू स्टेप रिएक्शन है, तो इसी को कहते हैं बेटा हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या है बेटा हाइड्रोजन निकल की सरफेस के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद क्या है बेटा हाइड्रोजन की एडिशन होगी इसमें बेटा इथाइन में, तब जाके क्या है बेटा इथीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम स्टडी करते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं, तो अगर आप उन फैक्टर्स को तब्दील करें तो रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज़ भी आ सकता है और डिक्रीज़ भी आ सकता है। ठीक है, तो इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए जो भी स्टडी हम करेंगे वो स्टडी होगी बेटा केमिकल काइनेटिक्स में। तो वो फैक्टर हो सकते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके क्या है बेटा हम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करके भी हम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा प्रेशर को भी चेंज करके। ठीक है, और इसके अलावा बेटा केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करके हमें कुछ सवालात के जवाब हासिल होते हैं, जैसे कि हाउ इज़ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन मेयर। ठीक है, तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से मेयर करें, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स का इल्म होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा बेटा व्हाट हैपन एट द मॉलिक्यूलर लेवल व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है जब रिएक्टेंट जो है वो तब्दील हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि बेटा इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सबसे पहले रिएक्ट करता है बेटा निकल कैटलिस्ट के साथ, उसके बाद क्या बेटा उसकी एडिशन होती है किसमें बेटा इथाइन में। ये बात क्लियर हो रही, तो इसका इल्म भी हमें होगा बेटा केमिकल काइनेटिक्स से। इसके अलावा बेटा व्हाट फैक्टर मेक दी प्रोसेस फास्टर। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस प्रोसेस को, जो केमिकल रिएक्शन को फास्टर करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बेटा हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन कंप्लीशन। ठीक है, तो रिएक्शन को मुकम्मल होने में कितने स्टेप जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका इल्म भी हमें केमिकल काइनेटिक्स से ही हासिल होगा। ठीक है, तो आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करके हमें रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ के हवाले से। ठीक है,
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से फाइंड करते हैं इसको सीखेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है बेटा द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यूनिट टाइम में जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में चेंज आए इसे कहते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। इस बात को याद रखना है कि यूनिट टाइम में जो भी चेंज आए कॉन्सेंट्रेशन में ये कहलाता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से। तो हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन जिसमें क्या है बेटा रिएक्टेंट ए जो है वो कन्वर्ट होता है बेटा प्रोडक्ट बी में। तो रिएक्शन के स्टार्ट जब टाइम 0 हो तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0 होगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कमी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा आप रिएक्टेंट से भी मालूम कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी मालूम कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है बेटा द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये बात क्लियर हुई। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा आप रिएक्टेंट से भी मालूम कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है उसको डिवाइड करेंगे बेटा टाइम से तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा, या इसके अलावा बेटा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आए उसको डिवाइड करेंगे टाइम से तो भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पता चल जाएगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट से मालूम करना चाहते हैं तो इसको हम लिखेंगे बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, और अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन बेटा प्रोडक्ट से मालूम करना चाहते हैं तो इसको हम लिखेंगे बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, तो इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्यों लिख रहे हैं बेटा, जब भी इसमें चेंज आएगा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी तभी हम इसको क्या लिख रहे हैं बेटा डिसअपीयर लिख रहे हैं। ठीक है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होगा तभी हम इसको क्या लिख रहे हैं बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, तो अगर हमें रिएक्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है तो वो हम किस तरीके से मालूम करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट विच मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब ये है कि बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसमें कमी वाक़ई होगी विद टाइम, यानी वक्त के साथ साथ, यानी रिएक्टेंट में जो है वो चेंज आएगा। तो रिएक्टेंट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है उसको डिवाइड करना है टाइम से, तो इस तरीके से क्या है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन हम मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो इस आर का मतलब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है बेटा चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट में बेटा ए मौजूद है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर डीएम। क्योंकि इस बात को याद रखना है क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हमने बहुत सारे टर्म्स को स्क्वायर में लिखा था, तो इसका मतलब क्या है बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और डेल्टा का मतलब क्या है बेटा चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो जितने वक्त में जितनी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आए इसी को हम कहेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या है बेटा एक नेगेटिव साइन का इजाफा कर देना है क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिसअपेयर हो रही है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कमी वाक़ई हो रही, तो इसके लिए क्या है बेटा हम एक नेगेटिव साइन का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इस फॉर्मूले से भी क्या है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस अगर प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो हम इसको लिखेंगे बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस, लेकिन लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये है कि बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है विद इंक्रीज इन टाइम। ठीक है, यानी टाइम के साथ क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में इजाफा होगा, तो इसकी वजह से भी क्या है बेटा रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है इसको डिवाइड करेंगे टाइम से तो हमें क्या बेटा रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। तो देखिए बेटा रेट इज इक्वल टू चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है उसको डिवाइड करेंगे टाइम से, तो इस तरीके से भी क्या है बेटा हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें जो साइन मौजूद होगा वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव लिखते नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन क्या है बेटा अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से मालूम करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो चेंज इन का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज इन का मतलब होता है बेटा फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्लास मैट्रिक के 9 में कभी आपने वेलोसिटी और स्पीड के न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, तो वहाँ पे बेटा आप चेंज इन वेलोसिटी भी मालूम करते थे किस तरीके से बेटा डेल्टा वी जो आपके पास होता था V2 माइनस V1 इस तरीके से मालूम करते थे। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। इसके अलावा बेटा आप चेंज इन प्रेशर भी मालूम कर चुके हैं। ठीक है, तो वो कैसे मालूम करते हैं बेटा P2 माइनस P1। ठीक है, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। और इसके अलावा बेटा चेंज इन वॉल्यूम भी हम मालूम कर चुके हैं जिसमें क्या करते थे बेटा फाइनल वॉल्यूम को माइनस करते थे इनिशियल वॉल्यूम से। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जिसमें हम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को माइनस करेंगे बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और डेल्टा डी का मतलब बेटा चेंज इन टाइम। ठीक है, तो फाइनल टाइम को इनिशियल टाइम से माइनस करेंगे तो इस तरीके से हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमारे पास क्या हुई, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम है। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम।
तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मालूम करनी है तो बेटा ऊपर है कॉन्सेंट्रेशन, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होती है बेटा वो कैपिटल है, ठीक है, मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी को हम और एक्सप्रेस करें किस तरीके से कर सकते हैं, वो कर सकते हैं बेटा मोल्स पर लीटर। कैसे बेटा, मोल्स पर लीटर या मोल्स पर DM³, ठीक है। ये क्या है बेटा, मोलैरिटी की यूनिट है, ऐसे ही है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम जो है बेटा वो सेकंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ सेकंड में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड क्या है बेटा, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास मोल पर DM³, ठीक है, इनटू सेकंड, ठीक है, ये बात क्लियर। तो इसको और आगे चलाएं तो ये हो जाएगा बेटा इस तरीके से मोल इनटू DM³ इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, ठीक है। इसको थोड़ा आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बराबर है बेटा मोलैरिटी के, कैपिटल M के, ठीक है। और ये क्या है बेटा, सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, ये भी क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। तो इन तमाम तरीके से क्या कर सकते हैं, आप यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आप यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन को समझ लेते हैं कि बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास एक सवाल है, तो लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दरमियान एक रिएक्शन हो रहा है, और इसके नतीजे में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा मौजूद है, इस डेटा को समझना है, ठीक है। देखिए बेटा ये किताब में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको बातें जो है वो आसानी समझ में आए और आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सीख सकें, ठीक है। तो हमारे पास क्या बेटा एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली एवरी 10 सेकंड, ठीक है। तो इस रिएक्शन में बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमें बताया गया, ठीक है, हर 10 सेकंड बाद। तो देखिए बेटा टेबल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और टाइम इन सेकंड, ठीक है। तो रिएक्शन के स्टार्ट में जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी बेटा 0.100 मोलर, ठीक है, बात समझ में आ रही, 0 सेकंड पे। लेकिन जैसे ही 10 सेकंड हो गया, टाइम पास हुआ, 10 सेकंड तक पहुँचे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ गई। कितनी हो गई बेटा, 0.067, ठीक है, कमी आ गई ना, देखे ना, कमी आ गई। 10 सेकंड और गुजरा, टोटल सेकंड हो गया बेटा 20, ठीक है। टाइमर स्टार्ट किया 10 सेकंड, 20 सेकंड हो गया। तो 20 सेकंड में देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन में कमी आई और कॉन्सेंट्रेशन हो गई बेटा 0.050, ठीक है। देखिए कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ गई, ठीक है। टाइम और गुजरा और हो गया बेटा घड़ी में 30 सेकंड, ठीक है। तो देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में और कमी आई और वो हो गई बेटा 0.040, पहले थी 0.050, अब हो गई 0.040। 10 सेकंड और गुजरा, 40 सेकंड हो गई घड़ी में, और कॉन्सेंट्रेशन में बेटा और कमी आ गई, वो हो गई बेटा 0.033। तो आपने देखा कि बेटा टाइम गुजर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ रही है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अगर हमें क्या बेटा रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज़ आ रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज़ आ रहा है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम रिएक्टेंट की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे, ये बात क्लियर है। तो देखिए बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ रही है, ठीक है। तो शुरू के 10 सेकंड में जो कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आया वो काफ़ी आया, ठीक है, जबकि बाद वाले 10 सेकंड में जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया वो बहुत कम आया, ठीक है। और उसके बाद के 10 सेकंड में कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है वो और कम आया, और इसके बाद के 10 सेकंड में जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है वो और कम आया। क्यों आया बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी कमी आएगी, ठीक है। तो अगर हमें क्या बेटा रेट ऑफ रिएक्शन अगर मालूम करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा 0 से 10 सेकंड के दरमियान जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है वो क्या आया है वो अभी हमें पता चल जाएगा। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो वो आपको बताया था कि बेटा चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में क्या है बेटा, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और डिवाइड करना है बेटा किससे, टाइम से, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा चेंज इन हम किस तरीके से मालूम करते हैं। तो हमें क्या बेटा फाइनल कंसंट्रेशन से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की 0.067, ठीक है। तो 0.067 ये है बेटा फाइनल कंसेंट्रेशन 10 सेकंड के दरमियान में, ठीक है। तो फाइनल कंसेंट्रेशन को माइनस करेंगे बेटा इनिशियल कंसेंट्रेशन से 0.100, ये बात क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे बेटा टाइम से, तो डेल्टा टी हमारे पास क्या है बेटा 10 - 0, डेल्टा टी क्या है बेटा हमारे पास 10 - 0, तो इसको मैं डायरेक्ट 10 लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, तो ऊपर की तमाम टर्म्स को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा 0.033, और इसको 10 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा,
तो 10 से डिवाइड करने में जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है बेटा 0.0033, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है, और सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। इस तरीके से क्या है बेटा, हमने इसके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मालूम कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, आप रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इनके दरमियान रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाहते हैं तो आप इसके दरमियान भी रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं। तो आज देखते हैं किस तरीके से ये मालूम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम मालूम करना चाहते हैं बेटा 30 और 40 सेकंड के दरमियान में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेटा रेट, तो इसमें क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट के इसमें कमी वाक़ हो रही है, डिसअपीयरेंस हो रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे बेटा नेगेटिव, ठीक है। और चेंज किस में आ रहा है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है और डेल्टा T, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, इनमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 0.033 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, वो है 0.040, ठीक है। और टाइम में कितना चेंज आ रहा है बेटा, 40 - 30, तो वो हो जाएगा बेटा आपके पास 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने जो वैल्यू आ रही वो आ रही बेटा 0.007, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड आया और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी बेटा हमारे पास मोल इंटू DM³ इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, हमने इसका रेट ही मालूम कर लिया, ठीक है। तो अगर आप चाहें बेटा इसके दरमियान भी आप रेट मालूम कर सकते हैं और इसके दरमियान भी रेट को मालूम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन में कमी आ रही है जैसे जैसे क्या है बेटा टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा रेट लॉ, कि किसी भी रिएक्शन के लिए बेटा रेट लॉ हम किस तरीके से लिखते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा रेट लॉ के हवाले से, ठीक है। तो रेट लॉ क्या है, तो रेट लॉ क्या है बेटा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो अगर ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है तो हमें कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर फराहम करेगी, ठीक है। तो रेट लॉ क्या है बेटा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है डेट एक्सप्लेन दी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विद द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट लॉ क्या है बेटा, एक रिलेशनशिप हमें फराहम करती है, किसका नाम बेटा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और इसके अलावा बेटा अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। तो रेट लॉ क्या है बेटा, हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फराहम करती है बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ की इक्वेशन होती है उससे हम फाइंड करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन इक्वेशन। तो कोई सा भी रिएक्शन हो तो उसके रेट लॉ की जो इक्वेशन होती है उससे हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, तो इसके लिए बेटा हम रेट लॉ लिखेंगे। तो देखिए बेटा ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन जिसमें इस कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वो रिएक्टेंट के तौर पर मौजूद है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, इसके कोफिशिएंट्स हैं जो कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट से हमें कोई वास्ता नहीं क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन देखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम देखते हैं बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर क्या है बेटा रिएक्टिंग स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वेयर स्मॉल एंड स्मॉल भी स्टैंड फॉर कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन वी कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन एज, ठीक है। तो अगर हम क्या है बेटा इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है। तो क्या है बेटा इसके लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा लिखेंगे बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, बीइंग रेज टू सम पावर, ठीक है। तो इसके ऊपर बेटा हम कुछ पावर भी रेज करेंगे, तो इसके ऊपर आएगा बेटा x और इसके ऊपर आएगा y, ठीक है। तो ये जो x और y की वैल्यू है बेटा ये सेम नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा कोफिशिएंट मौजूद है a और यहाँ पे बेटा कोफिशिएंट मौजूद है b, ठीक है। तो जब भी हम रेट लॉ लिखते हैं या रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें क्या है बेटा जो पावर रेज करते हैं इस पावर को हम फाइंड करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटली, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया। तो जो रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन है उसे हम फाइंड करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो a और b जो मौजूद है बेटा कोफिशिएंट के तौर पे इसको हम पावर के तौर पे रेज नहीं करते। तो x और y की जो भी वैल्यू होगी इसे हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए फाइंड करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो ये है बेटा अब हमारे पास रेट लॉ, ठीक है। द टर्म स्क्वायर ब्रैकेट में जो है और स्क्वायर ब्रैकेट में जो b है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और k क्या है बेटा आपके पास रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो हर रिएक्शन के लिए बेटा k की एक खास वैल्यू होती है। द एक्सपोनेंट x एंड y आर ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, तो वैल्यू ऑफ x एंड y आर ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। दी में बी होल नंबर, तो x और y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, 4 नहीं होगी। इसके अलावा बेटा फ्रैक्शनल हो सकती है, फ्रैक्शनल जैसे 3/2,
5/2। तो क्या है बेटा आपके पास जो x और y की वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है और उसके अलावा बेटा होल नंबर। तो फ्रैक्शनल वैल्यू से तो आपका वास्ता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। और इसके अलावा बेटा दी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x एंड y आर नॉट नेसेसरीली सेम एज शोन बाय स्टोक्योमेट्रिकल कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो x और y की जो वैल्यू है वो ज़रूरी नहीं है कि बेटा इसके साथ सेम हो, ठीक है। बाज़ वक़्त सेम हो भी सकती है और बाज़ वक़्त सेम नहीं भी हो सकती, लेकिन जो x और y की जो वैल्यू है इसे हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेटा कुछ इक्वेशन लिखूंगा, उसकी रेट लॉ भी लिखूंगा जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड होते हैं। तो उसको आप देखेंगे तो आप उसे बआसानी समझ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो रेट लॉ की जो इक्वेशन है उसे हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, थ्योरेटिकली फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रेट लॉ की जो इक्वेशन है वो आपको भी फाइंड करने के लिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसे हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा, जो k मौजूद है तो k क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट है। तो हेयर k इज़ अ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई। इफ़ वी टेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी, तो अगर हम क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूनिटी ले लेते हैं यानी 1 मोल पर dm³ ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसकी जगह 1 मोल पर dm³ रखें, इसकी जगह बेटा 1 मोल पर dm³ रखें, तो ये क्या है बेटा ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो बराबर होगा सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। अगर आप क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूनिटी ले लेते हैं, ठीक है, तो k की जो भी वैल्यू आए जिस रिएक्शन के लिए वही क्या होगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो k की जो भी वैल्यू होगी वही क्या होगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो हेयर जो आपके पास यहाँ पे जो k मौजूद है इसको कहेंगे बेटा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। जब क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आप यूनिटी ले लेते हैं तो k की जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे बेटा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो k की जो वैल्यू होती है बेटा एक ख़ास टेम्परेचर पर फिक्स होती है। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आता है तो k की वैल्यू में भी फ़र्क आएगा, जैसे कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था। तो k की वैल्यू क्या होती है बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो टेम्परेचर चेंज करने से k की वैल्यू में भी फ़र्क आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो हेयर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट k एट अ गिवन टेम्परेचर में भी डिफाइन है। तो हम k को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो k की जो वैल्यू होगी वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा जब आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, ठीक है। तो हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को इस तरीके से डिफाइन करेंगे बेटा द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, यानी कि जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है यही क्या है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होगा जब आपके पास क्या है बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो यूनिटी के बराबर हो। तो जो रेट कांस्टेंट आएगा वही क्या होगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा आप k की वैल्यू पे हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हर रिएक्शन के लिए बेटा k की वैल्यू कांस्टेंट होती है एट फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो k की वैल्यू में भी क्या है बेटा चेंज आएगा, ठीक है। तो एवरी रिएक्शन हैज़ अ फिक्स वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट k, ठीक है। तो हर रिएक्शन के लिए बेटा एक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट k की वैल्यू जो है बेटा वो फिक्स होती है, ठीक है, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो सोचिए बेटा एक रिएक्शन हमारे पास एक यही रिएक्शन है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट k की वैल्यू कुछ और होगी और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी k की वैल्यू क्या है बेटा कुछ और होगी। तो k की वैल्यू क्या है बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर चेंज करने से k की वैल्यू में चेंज आता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा इट्स वैल्यू चेंज विद द टेम्परेचर, ये बात हमें पता चल चुकी है, ठीक है। हाउ एवर इनडिपेंडेंट अपॉन चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, लेकिन k की वैल्यू जो है बेटा इंडिपेंडेंट है अपॉन चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करते हैं तो k की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो k की वैल्यू फिक्स रहती है बेटा फिक्स टेम्परेचर पे। इसके अलावा बेटा अगर आप क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन में जितना भी चेंज कर लें तो k की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ बेटा, आप कुछ इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ तो उसके रेट लॉ भी लिखूँगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा कि जो एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट के बराबर कभी होती है और कभी नहीं भी होती, ठीक है। लेकिन जो पावर की जो वैल्यू है, जो एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है उसे हम फाइंड करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटली, जो कि आपने हरगिज़ फाइंड नहीं करनी। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बेटा एग्जाम्पल्स ऑफ रेट लॉ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेटा 4 रिएक्शंस लिखे हैं, ठीक है। ये रिएक्शंस आपकी किताब में मौजूद नहीं है, लिखने का मकसद से आपको समझाना है, ठीक है। तो देखें बेटा पहला रिएक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले रिएक्शन में देखें बेटा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है बेटा वो डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है बेटा बैलेंस है। तो यहाँ पे क्या है बेटा कोफिशिएंट लगा हुआ है, कोफिशिएंट लगा हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से ये इक्वेशन जो है, ये रिएक्शन जो है बेटा बैलेंस है, ठीक है।
तो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ फाइंड करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, हमें फाइंड नहीं करना है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे फाइंड नहीं कर रहा, जो किताब में लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इसका जो रेट लॉ हमारे पास जो रेट एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए बेटा रेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो आएगा, ठीक है। तो के आ गया, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में हमारे पास है बेटा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, और इसके बाद जो एक्सपोनेंट और पावर मौजूद है इसे हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख के हरगिज़ नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैच कर रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हर वक्त सेम है, ठीक है। तो ये अभी तो मैच कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेम है। तो इसको हम और रिएक्शंस पे देखते हैं। तो दूसरा रिएक्शन देखिए जिसमें क्या है बेटा हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो इसका अगर रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे बेटा रेट इज इक्वल टू के, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में बेटा हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका पावर भी हमारे पास 1 है, इसकी पावर भी हमारे पास 1 है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वक्त क्या है बेटा जो पावर कोफिशिएंट के साथ सेम हो, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपोनेंट पावर मौजूद है इसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। तीसरा रिएक्शन बेटा इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस है। इसका रेट लॉ लिखेंगे कुछ इस तरीके से, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसके ऊपर क्या है बेटा जो पावर एक्सपोनेंट आ रहा है इसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है बेटा इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। चौथा रिएक्शन देखिए बेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 2:2, ठीक है, और प्रोड्यूस हो रहा है नाइट्रोजन गैस और वाटर। तो इसका रेट लॉ यहाँ पे लिखा गया है बेटा रेट लॉ इज इक्वल टू के, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में बेटा हमारे पास हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। तो देखिए बेटा इसके एक्सपोनेंट है 2 और इसका एक्सपोनेंट है बेटा 1, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट है 2, इसका एक्सपोनेंट है 1। तो अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या है बेटा 1, ठीक है। तो मैंने कहा था कि कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट ज़रूरी नहीं कि बराबर हो। तो एक्सपोनेंट ये पावर जो है उसे हम फाइंड करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के ऊपर जो 1 यानी एक्सपोनेंट 1 जो फाइंड हुआ है इसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, ठीक है। तो रेट लॉ को जो हम फाइंड करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सवाल है बेटा हमारे पास दी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, ये भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन जिसमें ए और बी का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ए के 2 मोल से प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास A2B, ठीक है, वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली इज गिवन। तो इसका रेट एक्सप्रेशन हमारे पास एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुआ वो कुछ यूँ है, जो कि आप देख सकते हैं, R इज इक्वल टू के, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, और इसके ऊपर एक्सपोनेंट 2 और इसके अलावा बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा रेट एक्सप्रेशन है जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुआ है, हमें बताया भी गया है, ठीक है। इसे थ्योरेटिकली फाइंड नहीं करते इक्वेशन को देखकर, ठीक है। तो 2 सवाल हमारे पास मौजूद है। विल के, ठीक है, द वैल्यू ऑफ के के बारे में सवाल हो रहा है, ठीक है। विल के इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन अनचेंज, ठीक है। विल के इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन अनचेंज इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल, ठीक है। तो अगर हम क्या बेटा इसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो पूछा जा रहा है कि बेटा के की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी या रिमेन अनचेंज रही है, तब्दील नहीं होगी, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करते हैं, ठीक है, तो के की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। के की वैल्यू क्या बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। के की वैल्यू क्या बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो के की वैल्यू में चेंज आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से के की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो के की वैल्यू में इजाफा होगा ना कमी होगी, अनचेंज रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा बेटा और इफ़ दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज़ डबल, तो अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें या कम कर दें तो के की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके हवाले से क्या है बेटा आप कुछ लाइन आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा बेटा जो दूसरा क्वेश्चन है तो विल आर, अब आर की वैल्यू के बारे में बात है, ठीक है, आर की वैल्यू के हवाले से, ठीक है। तो विल आर इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन अनचेंज, ठीक है, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि बेटा अगर हम ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें तो आर की वैल्यू यानी रेट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बेटा अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा होगा, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को आप डबल करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को आप डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पे अपने अल्फाज में। इसके अलावा बेटा इफ़ की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज़ डबल, तो अगर आप बी की कॉन्सेंट्रेशन में भी इजाफा करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्या होगा बेटा इजाफा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा इंक्रीज़ आएगा और इसमें भी क्या आएगा बेटा इंक्रीज़ आएगा, चाहे आप ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करें या बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल करें, ठीक है।
और इसमें क्या रहेगा बेटा, रिमेन अनचेंज रहेगा अगर आप क्या है बेटा कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करें या कमी करें कुछ भी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आने वाली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 8.1 और प्रॉब्लम्स के न्यूमेरिकल। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।